लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 122 सेक्शन नहीं लग रहा या कमिश्नर अपने ऑडिट्स नहीं सिलेक्ट कर रहे। वो अपनी जगह पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस जो है वो करना तो कमिश्नर नहीं है ना, उन्होंने डेलीगेशन पावर करके ऑडिट तो कमिश्नर नहीं करना बेसिकली। कोई पॉलिसी जारी होती थी जिससे पता लगता था इतने केसेस ऑडिट में आ चुके हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं होता। एफबीआर पे ऑडिट करता है, इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में, कंपनी पे अपना ऑडिट करवाती हैं, उनमें फ़र्क क्या है? ये चीज़ें जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, इसको हम कंप्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें से आपके 10 बैंक हैं तो लाएं जी बैंक स्टेटमेंट लाएं और साथ रिकन्सिलेशन और उसकी एंट्रीज बताएं क्या क्या। पहले वो अपने आप को ठीक करें कि मैंने कंप्लायंस करनी है। 122(5) है और 122(1) में फ़र्क क्या है? वो बुक्स में आपका 300 मिलियन प्लस का स्टॉक पहुंच गया, तो वहाँ डाउट क्रिएट होता है कि यार इतना, जिस वक्त आपने सेल करनी है उसी वक्त वो बीच में फीड होना। एक बंदा करता होगा हेरा फेरी, 2 करते होंगे, सब तो नहीं करते। या तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे या फिर थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएंगे, एक स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम करा के। देखें, वो वैल्यूअर का अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो वकील रख सकते हैं, वो लीगल एडवाइजर्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये लॉ में उनके पास प्रोविजन अवेलेबल है जहाँ उनको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा आज टॉपिक है वो है ऑडिट। ऑडिट तो वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल अपना ऑडिट करवा के रिपोर्ट जारी करती हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों का ऑडिट होता है जो सालाना रिपोर्ट जारी होती है। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एफबीआर का जो निज़ाम है उसमें इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का ऑडिट क्या है और एफबीआर ऑडिट किस तरह करता है और ऑडिट का तरीक़ेकार कितने सालों तक होता है, कब तक एफबीआर के अफसरान सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में ऑडिट कर सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम भट्ट साहब। आप एफसी हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं और चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के, और सीनियर हैं टैक्स में, लेक्चरार भी हैं। नदीम भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी तरफ सर आऊँगा। ऑडिट, जब एफबीआर के ऑडिट की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो 6 साल से एफबीआर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ऑडिट पॉलिसी नहीं आई, इसकी क्या वजूहात है? देखें, पहली बात तो ये है कि 6 साल बैक पे जाके आपको, अगर आपने रिटर्न वक्त पे फाइल किया है तो उसका ऑडिट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिट ख़त्म हो गया है। 214C का जो ऑडिट बोर्ड करेगा एफबीआर, वो अपनी जगह पे है। अभी 19 तक का जो लास्ट है आपको पता है, क्योंकि टाइम बार्ड हो गया है, तो वो जो क्लोज हुए, अब 20, 21, 22 ऑनवर्ड जो है वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, टाइमिंग डिले हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। तातुर का शिकार क्यों है वैसे? अब शायद मेरा ख्याल है कि कुछ लोड ऑफ वर्क भी है इसके अंदर। टैक्सेस के निज़ाम में बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं। ऑब्वियसली जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी है और थर्ड पार्टी ऑडिट भी आपको पता है वो करवाने की कोशिश की जा रही है, तो सारा कुछ एक वक्त में मैनेज नहीं हो पा रहा। इस वजह से कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से ऑडिट जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 122 सेक्शन नहीं लग रहा या कमिश्नर अपने ऑडिट्स नहीं सिलेक्ट कर रहे। वो अपनी जगह पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस जो है वो जो ऑडिट पॉलिसी थे उससे एक टैक्स पेयर का एतमाद बाहर रहता था, क्योंकि वो बैलेटिंग के ज़रिए या उस तरह कोई पॉलिसी जारी होती थी जिससे पता लगता था इतने केसेस ऑडिट में आ चुके हैं, उसमें किसी को एतराज़ नहीं होता था। जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो एक पैरामेट्रिक या रैंडम सिलेक्शन है जो कि सिलेक्टिव लोग उसके अंदर आते हैं, तो सबका नहीं है वो। ठीक है, जैसे पुराने लॉ में पहले सबका होता था कि उसको 61, 62 के जो नोटिस आते थे तमाम रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना होता था। तो थोड़ा सिलेक्शन भी है ताकि लोगों पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी रहे। इवन अदरवाइज 122 सेक्शन मैंने कहा या 221 सेक्शन है तो वो अवेलेबल है उनके पास। उसमें वो तो अफसरान के पास पावर है ना, उनके पास वो कर बोर्ड सकते के हैं। पास 214C का। बट साहब, ये सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का ऑडिट वैसे है क्या और इसके मकसद क्या हैं? देखें, ऑडिट का मकसद, इसको अपना टोटल ऑडिट का नाम ले लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टोटल ऑडिट का मतलब है कि तमाम आपकी जो ट्रांजैक्शन हैं, चाहे वो सेल है, परचेज है, प्रोडक्शन है, आपका बैलेंस शीट, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, एजिंग है आपकी, ठीक है, कंप्लायंस ऑफ टैक्सेस जो सेक्शन 21 है इनकम टैक्स का, तो उधर से सेल टैक्स का 73 है और भी जो 8 के सेक्शन के अंदर इनपुट अगर इंडिविजुअल है, तो तमाम सेक्शन की कंप्लायंस को चेक करने के लिए ऑडिट जो है वो किया जाता है, ताकि लोगों को ये ना हो कि जो मर्जी लिख के वो पकड़ा दें आपको। ऐसे नहीं है,
ताकि उन्हें पता हो कि जी भी कल को इन्होंने ऑडिट करना है तो ये हमसे फिर क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये कैसे आपने किया है, आपकी इसमें नॉन कंप्लायंस है, या 174 सेक्शन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, या आपने टैक्स नहीं काटा है, या क्रॉस चेक में पेमेंट नहीं की है, या आप पर्सनल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, स्कोप तो बहुत वाइड है। तो टोटल ऑडिट का मकसद यही है कि लोगों पे चेक एंड बैलेंस हो कि किसी वक्त भी कोई केस अगर खुल गया तो वो तमाम एस्पेक्ट्स जो होंगे वो इसमें चेक किए जाएंगे। फर्क सिर्फ ये है कि सेल टैक्स में ज़रा जो स्कोप है ज़रा कम है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो सेल टैक्स के स्कोप को भी ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। सो इनकम टैक्स एक वाइडर ऑडिट जो है वो कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू दी सेल टैक्स के। ये ऑडिट एक साल में एफबीआर एक साल का ही खोल सकता है या लगातार पिछले सालों का भी खोल सकता है? देखें, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस एंड अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर उनको ये डाउट हो जाता है कि एक बंदे की नॉन कंप्लायंस है, इसका प्रोफाइल हर वक्त रिफंड ही मांगता रहता है जबकि ये जेन्युइनली एग्जिस्ट, इसके रिफंड नहीं करते, या मटीरियल चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, या ये नॉन कंप्लायंस लगातार करता हुआ आ रहा है, तो उस सूरत में फिर दे हैव द राइट के वो जरूरी नहीं कि एक साल का, बल्कि इसमें लॉ में ये भी है कि एज 122 तो एज मैनी टाइम्स है। ऑडिट तो ऑब्वियसली चूंकि एक साल का है वो तो एक दफा ही होगा, वो बार बार तो नहीं किया जाता। हाँ, नई जो इन्फॉर्मेशन आएगी अंदर तो फिर उस सूरत में फिर 122 सेक्शन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। यानी कि 2019 का मेरा कंपनी का ऑडिट हुआ, उसके बाद वो ऑडिट दोबारा किसी साल में हो सकता है, दोबारा भी खुल सकता है? सर, उसके बाद वाले सालों का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको भी जो मैंने फैक्टर्स बताए उसमें से किसी वजह से अगर आप अंदर आ जाते अफसर को कुछ शक पड़ जाए, जी, उनको ये कंफर्म हो जाए कि ये बैंक अकाउंट कंसील कर दिए हैं, एसेट्स कंसील कर दिए हैं इस बंदे ने, या डिक्लेरेशन ठीक नहीं है, या ऑडिटेड अकाउंट्स इसके पास अवेलेबल नहीं है, या लगातार नॉन कंप्लायंस करता हुआ आ रहा है, या हर दफा इसके रिफंड ही क्रिएट हुई आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन जेन्युइन अगर होगा तो फिर उस सूरत में वो सबसे ज्यादा इसका मतलब ऑडिट उसके खुलते हैं जो रिफंड्स मांगता है। रिफंड का भी हो सकता है, लेकिन नॉन कंप्लायंस भी बड़ा एलिमेंट है कि अगर आप कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं करेंगे तो उनको ये भी डाउट होगा कि पता नहीं अब बंदा जो है कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहा, ये टैक्स पेयर कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक फैक्टर है। यानी कंपनी की कंप्लायंस अलग होती है, इंडिविजुअल की अलग होती है, एओपी की अलग होती है, सबके अलग। वैसे तो सेक्शन तकरीबन सब पे अप्लाई होते हैं, लेकिन कंपनी के लिए जरा चूंकि लिमिटेशन ज्यादा है क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट पहले दिन से ही बन जाता है, तो उसकी भी कंप्लायंस करनी है और उसके ऑडिटेड अकाउंट्स लाजमी है। टैक्सेस में छूट जरूर है, फ्लैट रेट है, स्मॉल कंपनी का 20% है इस वक्त और 29% आपकी अदर देन स्मॉल कंपनी का रेट है। डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में फॉल करते हैं और कंप्लायंस का लेवल क्या आपका, ये बड़ा जरूरी होगा। अगर आप कंप्लायंस अच्छी करेंगे तो मे बी वो नेक्स्ट, लेकिन इसमें क्लॉज भी है सेकंड शेड्यूल का पार्ट 4 का 105 है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, वो ये कहता है कि अगर आपका इस वक्त 1 साल का ऑडिट अगर सिलेक्ट हो गया ना तो अगले 3 साल का आपका ऑडिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कमिश्नर इन रेवेन्यू ये समझे कि भाई इसमें हमारे पास मटीरियल इंफॉर्मेशन है कि इसका ऑडिट होना लाजमी है, ये स्केप हो जाएगा, या इनकम अंडर असेस्ड है, या इसको टैक्स पूरा चार्ज नहीं किया गया, या ये बेनिफिट ज़्यादा उठा गया है, तो उस सूरत में फिर उन केसेस में रिकमेंडेशन जब आएगी तो फिर किसी भी साल का या सालों का ऑडिट फिर डिपार्टमेंट कर सकता है। अच्छा बट साहब, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऑडिट में फ़र्क क्या है? अभी वैसे एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स का स्कोप जो है ना वो काफ़ी वाइडर है, वो एज कम्पेयर टू सेल टैक्स है। उसमें सिर्फ सेल परचेज और इनपुट आउटपुट और स्टॉक के लेवल तक की बात हो रही है, स्पेसिफाइड सेक्शन है। इनकम टैक्स का स्कोप ना बहुत वाइड है, उसमें मसलन कुछ सेक्शन है, 21 सेक्शन है, ठीक है, बड़ा मेजर सेक्शन है, उसके बगैर असेसमेंट नहीं होती। अगर कोई चीज़ आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो 111 सेक्शन अवेलेबल है, या कंसील कर देंगे, या अंडरस्टेट कर देंगे, या एक्सपेंडिचर आप रीजनेबल लिमिट से ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा 174 सेक्शन है, 174 अगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कच्चे हैं या वेरीफाइबल नहीं है। फिर आप अगर अपनी ट्रांजेक्शन फिर मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं करेंगे तो उनके पास 109 सेक्शन भी है, जो आपकी ट्रांजैक्शन उसको रिकरेक्टराइज कर सकते हैं और रियल वैल्यू पे या फिर मार्केट वैल्यू पे ले जाके वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा बट साहब, जो ऑडिट की सिलेक्शन है उसकी पावर सिर्फ बोर्ड के पास है या कमिश्नर के पास है? देखें, दोनों इंडिपेंडेंट है, ये पहले भी बहस हुई थी। जो बोर्ड की पावर है वो इंडिपेंडेंट है 214C के अंदर, और कमिश्नर की जो पावर है 170 वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन होता यह है कि जब एक दफ़ा एक साइड पे सिलेक्शन हो जाएगी तो उसका ऑडिट फिर वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देखें एक बंदे का अगर ऑडिट हो भी जाता है तो उसको 122 भी दोबारा लग सकता है, क्योंकि ऑडिट तो उस चीज़ का हुआ था जो आपने दी थी इन्फॉर्मेशन, तो जो दी नहीं आपने
तो उसका फिर वो 122 में अमेंडमेंट करके आपसे रियल जो टैक्स है वो कलेक्ट करेंगे। यानी इनकम टैक्स में एक ऑफिसर 72B और 214C इनको इस्तेमाल कर सकता है, और सेल टैक्स में 177 और 25 सेक्शन इसको इस्तेमाल कर सकता जी, है। इनकम टैक्स में 177 है और सेल टैक्स में 25, और फिर इसी तरह बोर्ड के पास जो पावर है, ये दोनों, इस पे जजमेंट्स भी आ चुकी हैं काफ़ी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट पावर्स हैं और इसमें से कोई भी इसमें इसको एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ये दोनों इवन अलग-अलग करके अगर आप फर्ज करें आपने बोर्ड के थ्रू करना, तो कमिश्नर नहीं है ना, उन्होंने डेलीगेशन पावर करके ऑडिट तो कमिश्नर नहीं करना बेसिकली, उनके जो आगे वो डेलीगेशन करेंगे अपने असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को, ऑडिट तो उन्होंने ही करना है। ठीक है, अब चाहे बोर्ड करे या ये करे, पावर अल्टीमेटली घूम फिर के आना उसने इधर ही डिपार्टमेंट के पास ही, ऑडिट वो इधर से ही करवाएंगे। अच्छा बट साहब, इनकम टैक्स का जो ऑडिट है वो बाकायदगी से हो रहा है या इसमें भी कोई तातुल का शिकार है? अभी चूंकि 19 टाइम बाद हुआ है, अब ऑनवर्ड जो कमिश्नर साहिबान ने सिलेक्ट किए हैं वो तो चल रहे हैं, लोगों के ऑडिट भी हो रहे हैं, सेल टैक्स के भी हो रहे हैं और इनकम टैक्स से भी हो रहे हैं, जहां जहां एप्लीकेबल उनको जरूरी समझा वो कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट 122 सेक्शन अपनी जगह पे भी चल रहे हैं। अच्छा, जो तातुल का शिकार है बट साहब, उसमें जो अफसरान अपने जो उनके पास इख्तियारात है, जिनको पावर दी गई है, ताकत दी गई है, वो अपनी मर्जी से ऑडिट भी खोल लेते हैं ना। देखिए बात ये हो रही है कि अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर 122(5) है जिसका बेदरेग इस्तेमाल अफसर करता है, जब चाहे किसी का ऑडिट खोल लेता है, इसका भी बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है ना। नहीं देखें बात यह है कि 122 को पहले जरा ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर चेक करें कि वो टोटल ऑडिट नहीं है, वो एक स्पेसिफाइड एरिया या मालूमात तो उससे भी मांगी जाती हैं, वो सारा रिकॉर्ड मांगा जाता है। नहीं सारा नहीं मांगा जाता, ये जरा नोट करें आप। 122 के अंदर जब आपको अमेंडमेंट इन असेसमेंट का नोटिस आता है 122(1) या 5 के अंदर जाके, या 122(5) जो एडिशनल कमिश्नर साहिबान करते हैं, उसमें स्पेसिफाइड एरिया या एरिया सिर्फ पूछा जाता है, वो सारा नहीं होता। मसलन आपने अगर क्रॉस चेक में पेमेंट नहीं की हुई है या आपकी लोन क्रॉस चेक में नहीं आया हुआ, तो स्पेसिफाइड एरिया, या गाड़ी पकड़ी गई है या बैंक स्टेटमेंट पकड़ी गई है या डिक्लेरेशन ठीक नहीं हुई है, तो वो स्पेसिफाइड एरिया या एरियाज को पकड़ते हैं, वो सारा ऑडिट उसके अंदर शामिल है। बट साहब 122(5) ये पिछले बजट में कहा जा रहा था ये खत्म कर दिया गया है। नहीं खत्म नहीं हुआ। देखिए बात ये है, जैसे अभी आपने कहा एफबीआर की पावर इंडिपेंडेंट है, कमिश्नर की टोटल ऑडिट की इंडिपेंडेंट पावर है, इसी तरह टैक्सेशन ऑफिसर को ऑब्वियसली 122 की इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे जो पावर दी गई है कि वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है, वो भी स्पेसिफाइड केसेस में। दूसरा इसी तरह एडिशनल कमिश्नर को जो दी गई है कि वो इन एडिशन टू डैट है कि अगर वो भी चाहे तो अगर उसको मिल जाए कोई केस ऐसा या केसेस जिनमें कि ऐसी कोई चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे लॉस ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो वो उसको इन्वोक करके तो वो भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अच्छा बट साहब, इसमें 122(5) का कोई मुतबादल भी है? अभी ऑडिट है या अमेंडमेंट इन असेसमेंट है, अभी तो वही चल रहा है, उसके मुतबादल तो ऐसी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सेक्शन है। मतलब 122(5) सब सेक्शन है, कमिश्नर की पावर अलग है, एडिशनल कमिश्नर की अलग पावर है, वो उसमें इंटैक्ट है। लेकिन उसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का होना वो बहुत जरूरी होगा, उस पर काफी बहस हो चुकी है पहले। अच्छा बट साहब, एडिशनल कमिश्नर जो 122(5) का जो ऑडिट करता है, उसका तरीक़ेकार, उसके पास जो पावर है, आप नहीं समझते ये सरीहन गलत है? आप अगर दूसरी साइड को भी देखें तो क्या टैक्स पेयर जब 120 सेक्शन के होते हुए जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो डीम टू बी ऑर्डर है, अगर आप अपनी रिटर्न ठीक फाइल कर दे तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। अगर मैं कहता हूँ अच्छा जी चलो वो पावर एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, अगर बंदे की डिक्लेरेशन ठीक है तो उसको तो कोई परेशानी नहीं। बट साहब वैसे ये 78 लाख पीछे ATL लिस्ट में बंदे थे जून के करीब, तो उनमें आप क्या समझते हैं 78 लाख में कितने लोग होंगे जो प्रोफेशनल ITP से या प्रोफेशनल टैक्स माहिरीन से अपने रिटर्न जमा करवाते होंगे? जी आप सही कह रहे हैं। देखें डिक्लेरेशन चाहे टैक्स पेयर करे, चाहे प्रोफेशनल करे या नॉन प्रोफेशनल करे, सवाल यह है कि डिक्लेरेशन ठीक हुई है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें इस वक्त अब टाइम ये है, अगर आप कंप्लायंस ऑफ लॉ करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, डबल रेट से आप बच जाएंगे, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आपकी नहीं होगी, ठीक है, चैम्बर की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंप्लायंस करेंगे तो आपका प्रोफाइल भी मजबूत होगा, उनको पता लगेगा कि भाई बंदा टैक्स भी दे रहा है और अपनी चीज़ें भी मेंटेन करके आया हुआ है। लेकिन दूसरी बरक्स इसका उल्टा कर दें, अब अगर आप चाहे प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने डिक्लेरेशन क्या की टैक्स पेयर से लेके, अगर आप वो ठीक कर देते हैं
तो फिर तो बात समझ आती है। बट साहब सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है एफबीआर के अफसरान में इतनी सलाहियत नहीं है जो ऑडिट कर सकें, उनकी तरबियत नहीं हुई इस हवाले से। क्या वाकई एफबीआर के अफसरान की सलाहियत ऑडिट करने की नहीं है? अभी आपने खुद ही कहा कि वो लोग भी हैं जो रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, जो नो हो नहीं रखते। अगर आप अपनी कंप्लायंस करेंगे तो आगे चाहे प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, आपको पहली अपील या दूसरी अपील में रिलीफ ऐसे मिल जाएगा। आप पहले अपना काम ठीक करें, फिर बंदा दूसरे के घर जाके बात करता है कि जनाब मैंने तो नॉन कंप्लायंस कोई नहीं की है, मैं तो कंप्लायंस करके आया हूँ। तो फिर जज आपकी बात बड़े आराम से सुनेगा। और अगर आपके साथ जल्दी और गुस्से में अगर कोई काम हुआ है तो कोई ना कोई वीकनेस कोई बंदा छोड़ जाएगा। तो बजाय ये कि मैं दूसरों को कहूँ जी आप पढ़ के नहीं आए, मैं अपना काम ठीक करूँ, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ये ख्याल है कि आपको रिलीफ बड़े आराम से मिल सकता है अगर आप कंप्लायंस पूरी करके आएंगे तो। अच्छा नदीम भट्ट साहब, ये भी बताइएगा, जो ऑडिट है ये सैंपल बेस है, जबकि अफसरान तमाम रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं और इसकी आज तक एफबीआर ने कोई गाइडलाइन भी नहीं बनाई, भाई ये रिकॉर्ड हमें मतलूब है। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि मिसकॉन्सेप्शन है, इसको पहले ठीक करें। जब ऑडिट होता है किसी बंदे का तो बाकायदा एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है, उसका एक सीक्वेंस भी होता है। पहले आपको सिलेक्शन का गाइडलाइन है, इसका मतलब गाइडलाइन है, बिल्कुल अवेलेबल है जी। आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुई है, 176 की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि जी आपका केस सिलेक्ट हो गया है, अब आप ये टैक्सेशन ऑफिसर आपको एक नोटिस करेंगे, आप उसकी कंप्लायंस करें। उसके बाद फिर आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर अल्टीमेटली 122(9) का आपका एक नोटिस जो है, तो एक सीक्वेंस मेंटेन्ड है। ऐसी बात नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि आपने देना क्या है, ये कैसे हो सकता है? वही रिकॉर्ड है, वही डबल एंट्री है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वही सेल है, वही परचेज। एक इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड है बंदा, जिसको हम टैक्स पेयर कहते हैं, अगर उसका तमाम ऑडिट खुल जाए 2019 का ही समझ लें, उससे कौन कौन सा रिकॉर्ड एफबीआर का अफसरान मांगेंगे? देखें, बात यह है कि टोटल ऑडिट का मतलब अब दोनों अलग अलग है। अगर इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स की बात हो रही है, अगर ऑडिट आपका खुल गया, देखें मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। कौन कौन चीजें संभाल के भी रखनी चाहिए टैक्स पेयर? हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ना इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। उसमें आपने ट्रांजैक्शन से शुरू करना है, उसमें ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आपने कैश बुक, बैंक बुक, उसका लेजर, उसका ट्रायल बैलेंस, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो सारा कुछ आपने मेंटेन करना है, और अलोंग विद कंप्लायंस ऑफ टैक्सेशन लॉज, ठीक है। अब इसमें से कोई भी चीज वो आपसे मांगेंगे तो आपको वो प्रोड्यूस करनी है। मसलन आपने कहा जी मैंने ये कप खरीदा है, आप कहते हैं जी मैंने 2000 रुपए का ये कप खरीदा है, तो फिर इसकी रसीद भी होगी आपके पास, फेक एंट्री तो नहीं डाली ना आपने, तो इसकी वेरीफाइबल रसीद हमें चाहिए होगी। एक टैक्स पेयर को कौन कौन सा रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के रखना चाहिए? सेल्स है, परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ठीक, ऑब्वियसली फिर बैंक स्टेटमेंट्स भी होंगी, ठीक है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, अकाउंट्स है, ये सारी चीजें, और विद वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये चीजें जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, इसको हम कंप्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें से आपके 10 बैंक हैं तो लाएं जी बैंक स्टेटमेंट लाएं और साथ रिकंसिलिएशन और उसकी एंट्रीज बताएं क्या क्या है, ठीक है, 21 सेक्शन की कंप्लायंस बताएं। हर एक चीज की कंप्लायंस उन्होंने आपसे मांगनी है, जहां जहां लॉ रिक्वायर करेगा। अब वो करते जाएं, अगर उनमें से ठीक है कोई 19-20 भी हो जाता है, कोई नॉन कंप्लायंस थोड़ी बहुत रह भी जाती है, तो अगर रह जाएगी तो बाकी का आप थोड़ा बहुत टैक्स जितना बनता है। अच्छा टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न भी बाकायदगी से देता है और टैक्स भी बाकायदगी से देता है, उसको भी अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए या ये वकील के ऊपर ही छोड़ देना? नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, रिकॉर्ड आपका एसेट है, आप उसको स्टोर रूम में, गोडाउन में, जहां आपने रखना है, रैक्स में रखना है, उसको आप देखें। मैं 2 चीजें बताता चलो। रिकॉर्ड 6 साल पीछे तक का तो आपसे मांगा जा सकता है, लेकिन अगर कोई केस आपका सिलेक्ट हो गया तो जब तक वो केस फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता, अब चाहे वो केस 15 साल चले। अभी पीछे मैंने एक बंदे का 2016 का ट्रिब्यूनल में एक केस फाइनल करवाया, ठीक है, पेंडिंग केस जो होगा उसमें 6 साल की लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। फिर वो जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता, फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता, फाइनलिटी का ये मतलब है कि अब ना टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर जो भी बनता है वो दे दे, नहीं बनता तो वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा और बात इधर ही जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर जिस तरह जिद्दत आ रही है, इस जिद्दत में रिकॉर्ड संभालना आसान है आप समझते हैं या मुश्किल है? कोशिश ये करनी चाहिए कि मैनुअल के साथ ऑनलाइन मशीन पे भी रिकॉर्ड मेंटेन। अब तो मैनुअल रिटर्न भी खत्म हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात ये है, आप अपनी चीज को हार्ड कॉपी में भी रखें और सॉफ्ट में भी रखें, ताकि अगर कल को सिस्टम में बग्स आ जाए, कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है,
तो आपके पास प्रूफ होगा कि जनाब 8-9 चीजें आपके पास मस्ट होनी मस्ट होनी चाहिए, वो रखें आप। एक बैंक ट्रांजैक्शन आपका लेन देन जिससे होता है वो उनकी इनवॉइसेस, ये चीज चंद चीजें जो आपको लाजमी संभालनी चाहिए। बिल्कुल, इवन अदरवाइज अगर आप पे सेल टैक्स लगा हुआ है, आप सेल टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, उसमें भी इनवाइस नंबर, अमाउंट, डेट सारा कुछ दिया होता है, तो दोनों तरफ रख लेंगे तो आपको आसानी पैदा हो जाएगी और रिकॉर्ड बड़े आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। इनकम टैक्स में जो रजिस्टर है लोग, उनको सबसे पहले अपने रिटर्न फाइल करने से पहले फोकस क्या करना चाहिए? ये सबके साथ मामला है और हर बंदा ऐसे परेशान भी होता है। बात पहले वो अपने आप को ठीक करे कि मैंने कंप्लायंस करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अपना जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉम्पिटेंट होते हैं, माशाल्लाह हमारे वकील हजरात जो कॉम्पिटेंट है वो भी बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंसी रखते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऑडिट वाला जो काम है, फाइनेंसिस वाला, वो दे दें चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और टैक्स वाला अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो अपना एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट जो है ना, या लॉयर जो भी है, वो आप अपॉइंट करें, ताकि आपकी डिक्लेरेशंस को वो देखें। मैं ये समझता हूं कि 80% से ज्यादा केसेस क्यों खराब होते हैं, डिक्लेरेशन ठीक नहीं होती। अगर आप डिक्लेरेशन ठीक कर देना, काफी हद तक मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा, और अगर करेगा भी ना तो आप बड़े आराम से पहली दूसरी अपील में बिन करके बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बट सब ज्यादातर टैक्स पेयर अपना सब कुछ उस रिटर्न में नहीं फाइल करवाते, अपनी इनकम पूरी नहीं शो करते, दूसरी चीज़ें शो नहीं करते, कहीं टैक्स बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ जाए। मौजूदा हालात में वो बंदा अब जो कर रहा है इन चीज़ों से बच सकेगा? क्योंकि पहले तो कोई वकील ने पूछ लिया एंड पे आपकी ये प्रॉपर्टी है यार, आपने इसमें फाइल ही नहीं कराई। देखें बात पता क्या है, बात ये है कि अगर आप कोई चीज कंसील करते हैं, कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो रिस्क एंड रिवार्ड तो आपका ही होगा ना। अगर आप डॉक्टर और वकील से कुछ चीज छुपाएंगे तो एंड पे अगर वो मिसमैच करेगा तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन आज तक कभी कोई वकील केस जीता या हारा है तो कभी वकील को कोई फर्क पड़ता है? असल में ये ब्लैक मनी है ना जो मरवाती है। देखें बात अब ये है कि उस चीज का पहले इम्पैक्ट चेक कर ले, बजाय ये कि बंदा ये कहे जी कि सारा काम ही गलत तरीकों से होता है, तो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, वो जो सही काम कर रहे हैं, वो कैसे जिंदा फिर, वरना तो फिर वो सारे ही खत्म हो जाएंगे। बट साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आते हैं, फिर हम सेल टैक्स पे बात करेंगे। नाजरीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सेल टैक्स ऑडिट पर बात होगी। दूसरे वक्फे में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा बट साहब, हमने इनकम टैक्स ऑडिट की बात की, सेल टैक्स का जो ऑडिट है उसका क्या तरीक़ेकार है, वो क्या है? बेसिकली पूरा सेल टैक्स घूमता है इनपुट और आउटपुट के अराउंड, कि आपने आउटपुट हम सेल को कहते हैं, जो आप बेच रहे हैं उसके ऊपर जो लोगों से कलेक्ट करना है आपने सेल टैक्स, और जो आपने दिया है, चाहे वो मशीनरी है, परचेजेज है, गुड्स है, जहाँ जहाँ इनपुट अलाउेबल है, मटेरियल है, केमिकल्स है, जो कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोगों से फर्ज करें आगे से ले रहे हैं 100 रुपया, और आपका इनपुट है 90 रुपीज़, तो बाकी 10 रुपीज़ आपने फिर उसको जमा कराना होगा, क्योंकि ये सेल टैक्स का दूसरा नाम है कि ये अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो पे करता है। बाकी रिकॉर्ड आपने सेल परचेज का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, लेबर का, बैंक स्टेटमेंट्स का, वो रिकॉर्ड वही है, उसको आप कोई अलग से ना समझे। जो इनकम टैक्स के अंदर रिकॉर्ड है वही सेल टैक्स के अंदर रिकॉर्ड है। अच्छा बट साहब, जिस तरह 6 साल से हम पहले पॉलिसी नहीं आई, सेल टैक्स में भी सेक्शन 25 बेदरेग इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको तो इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ऑडिट में बंदा का नाम आ गया, बोर्ड ने किया या कमिश्नर ने किया, वो अपनी जगह पे है, वो बुक्स में आपका 300 मिलियन प्लस का स्टॉक पहुंच गया, तो वहाँ डाउट क्रिएट होता है कि यार इतना स्टॉक। एक्यूरेसी होती है रिटर्न में तो एक टैक्स पेयर की, तो इसका बेहतरीन तरीका उसका क्या है? अब उनका ना नेक्स्ट H1 आ गया ट्रेडर्स के लिए और कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरों के लिए, H1 और M जो है वो आपका आ गया उधर मैन्युफैक्चरर के लिए। अब तो समझे रियल टाइम रिपोर्टिंग होनी है, जिस वक्त आपने सेल करनी है उसी वक्त वो बीच में फीड होना है। डिजिटल इनवॉइसेस का जी वही वाला 1 नवंबर से शुरू हो जी, गई, वही कॉन्सेप्ट है, अब वो शुरू हो चुकी है। जी हो चुका है, जिन जिन पे एप्लीकेबल है। डिजिटल इनवॉइस का वैसे बट साहब तरीका कार क्या है और कैसे? नहीं, कोई इसको आप रॉकेट साइंस नहीं है। देखें फर्क सिर्फ ये है कि पहले आप मंथ एंड पे जाके रिपोर्टिंग करते थे, अब आपने साथ के साथ रिपोर्टिंग करनी है, ताकि जिस वक्त सेल होनी है उस वक्त सिस्टम के अंदर वो एंटर करेंगे आप, ठीक है, ताकि साथ का साथ वो रिपोर्टिंग होती जाए। पीआरए ने EI सिस्टम लगाया हुआ है इनवॉइस, जी उनका एक लगा हुआ। इस तरह FBR ने भी जी लगाया। FBR का भी इंटीग्रेट उसी तरह ही होगा कि वो सारी रिपोर्टिंग जो होगी उनको ऑटोमेटिक जारी होगी। ये सिस्टम बट साहब किसी ने लगवाना हो तो इसका तरीकेकार क्या है, किससे लगवाना? वो असल में इनके लाइसेंस इंटीग्रेटर है, उसके अलावा आपने किसी से नहीं करवाना।
और किसी से नहीं करवा सकते। वो अलाउड नहीं है उस चीज पे। अब उसका नाम है लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर। पॉइंट ऑफ सेल तो कोई भी लगा सकता था ना, उस पे तो वो उन्होंने नहीं लिमिटेशन वो लगाई, आप खुद भी लगा सकते थे। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें आप लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू ही अंदर आएंगे, ताकि कल को देखे ना कोई मिसहैप हो गया, कोई चीजें गायब हो गई, सिस्टम नहीं सही चल रहा, बग आ गया, तो वो ज्यादा देर उसको बंद भी नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने पावर अपने पास रखी है कि लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू ही आप अंदर आएंगे। अच्छा बट साहब, आजकल सबसे ज़्यादा स्टॉक टेकिंग के ज़रिए ज़्यादा टैक्स पेयर को राशन किया जाता है, छापे मारे जाते हैं, रिकॉर्ड उठा लिया जाता है, क्या ये ज़रूरी है? देखें, जहां आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना वो मैच नहीं करेंगी ना सेल टैक्स डिक्लेरेशंस के साथ, या स्टॉक पाइलअप होना शुरू हो गया है। एक दो केसेस ऐसे भी देखे कि जिसमें स्टॉक बहुत ज्यादा पाइलअप हो गया, उसने कंजम्पशन ही डाली हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो होती हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में स्टॉक आ रहा है जा रहा है, देखें एक लेवल तक तो समझ आता है। उससे ज्यादा अगर स्टॉक आप परचेज करके बैठ गए हैं तो उसकी रैशनैलिटी क्या है आपके पास। इसलिए फिर वो जो 40B का जो आपके छापे पड़ते हैं। टोटल 2.25 लाख बंदे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, एक बंदा करता होगा हेरा फेरी, दो करते होंगे, सब तो नहीं करते। ये तो जिस पे चाहे उस पे छापा मार लिया जाता है करके, स्टॉक तो टेकिंग उसके बाद देखें उसको मौका मिलेगा ना कि आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर दें। वो आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे, जी हमारे मुताबिक। प्राइमेसिस को बाज़ औक़ात किसी सील भी करके आ जाते हैं रिकॉर्ड उठा के, तो ये नहीं, सील इतनी जल्दी नहीं होता, वो तो किसी फ्रॉड और उसमें एलिमेंट हो तब होता है, अदरवाइज कुछ सीलिंग का पूरा प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता, वो आपको मौका पूरा देगा। अच्छा बट साहब, आखिर में थोड़ा ये बताइएगा मुझे, अब FBR ने थर्ड पर्सन से ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है और लोगों को तैनात भी किया है, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा भी है। आप समझते हैं थर्ड पर्सन से ऑडिट कराना दुरुस्त फैसला है? अगर उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की कम है, या तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे या फिर थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएंगे, एक स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम करा के। देखें, वो वैल्यूअर का अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो वकील रख सकते हैं, वो लीगल एडवाइजर्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये लॉ में उनके पास प्रोविजन अवेलेबल है, जहां उनको ज़रूरत है वो उसको, बल्कि अब तो मेंटोर्स भी वो अपॉइंट कर रहे हैं FBR वाले। बट साहब, आप प्रोफेशनल हैं, आप नहीं समझते जिनका थर्ड पार्टी से होगा, एक टैक्स पेयर की प्राइवेसी है, अगर वो थर्ड पर्सन के पास चलेगी उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। जब किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उसे बॉन्ड और चीज़ें सारी सीक्रेसी के जो एग्रीमेंट है वो पहले साइन कराए जाते हैं कि किसी भी सूरत में ये इन्फॉर्मेशन आप बाहर किसी को नहीं लीक करेंगे। ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल वो आप पे डाली जाती है। ऐसे नहीं है कि वो कर गया तो अच्छा जी दुनिया जहान को बताता फिरेगा, ऐसे नहीं है। सीक्रेट्स वाकई होते हैं लोगों के, लेकिन इस तरह तो फिर टैक्सेशन ऑफिसर भी बता सकते हैं। अब एम्प्लॉई है तो क्या वो लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो चीज़ें आप थर्ड पर्सन को। मुझे 20 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए। टैक्स से मुतलका जो वकला हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, वो अपने क्लाइंट का कभी भी कोई चीज़ नहीं बताते। हम भी एग्जाम्पल ही बताते हैं कि जनाब हम आपको एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, नाम कभी किसी का नहीं देते, क्योंकि वो एक ICAP की भी सीक्रेसी है, उसमें हमारी जिम्मेदारी है। FBR की तरफ अपनी है, क्लाइंट की अपनी है, हर जगह पे आप पे एक जिम्मेदारी टैक्स पेयर को अब खौफ नहीं होगा, अब वो जिस तरह उनका थर्ड पर्सन के पास सारी प्राइवेसी चली जाएगी। देखें, एक आसानी भी तो है ना, वो आपको ये डर तो नहीं होगा मुझे कल को ब्लैकमेल करेगा ये। तो ऐसी तो बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी कि जब थर्ड पर्सन को आपने बुलाया और उसने आगे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा बट साहब, सेल टैक्स में और इनकम टैक्स के ऑडिट में आप समझते हैं कोई बेहतरी की ज़रूरत है? अगर है तो वो कौन सी ज़रूरत? जी, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत कुछ हो सकता है। पूरा मौका दें टैक्स पेयर को कि वो अपनी चीज़ें जो है फर्निश करे, उसके बाद उसकी की हुई चीज़ों को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसकी कंप्लायंस ऑफ अगर लॉ। बट साहब आपको ऑडिट का सिस्टम तमाम आपके अंडर कर दिया जाए तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी? मेरी तरजीह सबसे पहले ये होगी कि पहले मैं सिर्फ उन केसेस को सिलेक्ट करूं जिसमें के लॉस ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है। मैं छोटी जगहों पे टाइम वेस्ट करूंगा, मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं जहां रेवेन्यू लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके प्रोफाइल को देखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, कंप्लायंस ऑफ लॉ देखते हुए और रेवेन्यू कितना इन्वॉल्व है, उन फैक्टर्स को देख के तो फिर मैं कहूँगा यार इनको ज़रूर करो। देखें, 1 करोड़ों रुपए वाला, अरबों रुपए वाला केस है तो वो लाखों रुपए टैक्स तो देगा। अगर जो पहले ही हजारों दे रहा है उससे आप क्या लेंगे फिर? तो बड़े केसेस पे जो जेन्युइन जहां मतलब लीकेज है या लॉस ऑफ रेवेन्यू है, उसको मैं जरूर करना चाहूंगा कि यार उसको जरूर देखें आप।